तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का डायनेमिक प्रोग्रामिंग में और लास्ट टॉपिक नेक्स्ट भी है, लास्ट भी यही है। लास्ट टॉपिक क्या है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ नाम सुना लग रहा है, पहले भी एक बार हम लोग देखे हैं ग्रीडी अप्रोच में जब थे हम लोग, तब देखे थे क्या? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। उसका मतलब क्या था पहले रिकॉल करते हैं एक बार। यहां पर हम लोग रिकॉल करते हैं पहले कि उसका मतलब था क्या एक्चुअली सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। इसका मतलब क्या था? ऐसा कुछ ग्राफ गिवन था, मान लो एक ग्राफ गिवन था, ऐसा कुछ भी ग्राफ ऐसा है, सब मान लो एक नोड है 1 2 3 4 5 6 7, जितना भी नोड है क्या वर्टिसेज है। ठीक, ग्राफ में क्या है, ऐसे नंबरिंग जो किए हैं ये सब कॉर्नर क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, ये सारा वर्टेक्स है और बीच में जितना भी क्या है, एज है। ये सब एज है, कनेक्टिंग एज है, सबका कुछ ना कुछ एज वेट मान लो गिवन है। ठीक है, मान लो कुछ एज वेट गिवन है, जैसे मान लो इसका 2 है, 3 6 1 9 5 2 4 6 8 10, ऐसा कुछ एज वेट गिवन है मान लो सब में। ठीक है, तो हम लोग सिंगल सोर्स में क्या कर रहे थे? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में हम लोग क्या कर रहे थे? एक मेरा सोर्स रहता था, उस सोर्स से बाकी सब वर्टिसेस के लिए क्या मिनिमम डिस्टेंस होगा उसी को फाइंड करते थे। ठीक है, मान लो सोर्स मेरा 7 है, सोर्स मेरा गिवन है 7, तो 7 से 1 का क्या मिनिमम डिस्टेंस है, 7 से 2 का क्या है, 7 से 3 का क्या है, उसके बाद 7 से 4 का क्या है, 7 से 5 का क्या है, 7 से 6 का क्या है, कितना वर्टिसेज है, 7 ही है। ये सब हम मेरे पास में सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब यही था कि एक सोर्स लिए हैं, डेस्टिनेशन बाकी सब है। अगर टोटल n वर्टिसेज है, n वर्टिसेज अगर है, सोर्स मेरा फिक्स एक ही रहेगा, डेस्टिनेशन है जो बाकी सब n-1 डेस्टिनेशन रहेगा। ठीक है, सिंगल सोर्स में यही कर रहे थे। ठीक, अब ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में क्या करेंगे? तो सिंगल सोर्स वाले में हम लोग क्या क्या यूज किए थे? जब केवल पॉजिटिव वेट था उसके लिए दूसरा एल्गो यूज किए थे हम लोग। कहीं पॉजिटिव और कहीं निगेटिव था, उस केस में बेलमैन फोर्ड यूज किए थे। और जहां पर वेट ही नहीं गिवन था, अनवेटेड ग्राफ था, वहां पर BFT यूज किए थे, ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल, यही यूज किए थे। तीसरा का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था? V + E log V, यही था ना तीसरा का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यही है ना तीसरा का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यही था ना। बेलमैन फोर्ड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही था ना, V × E, इतना ही था ना। और BFT का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही था ना, V + E। BFT का कब था वो? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में। जितना अंडरलाइन किए हैं उतना ही, बाहर वाले को नहीं देखना है अभी, जितना अंडरलाइन किए हैं उतना ही। अनवेटेड ग्राफ के लिए BFT था, उसमें V + E था, और पॉजिटिव एज वेट के लिए तीसरा काम कर रहा था, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था V + E log V, इतना ही। बस यहां से जहां तक का रेड है उतना ही तक को लेना है। ठीक है, बेलमैन फोर्ड का क्या था? V + E, देखो यहां से यहां तक का ही। ठीक, यहां पर भी क्या है, यहां से लेकर यहां तक का ही V + E BFT का था, यही था ना। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? अब फाइंड आउट करना है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो मान लो इस तरीके से ही हम लोग करते हैं जैसे सिंगल सोर्स में कर रहे थे। एक बार में सोर्स लिए 7, उसके बाद एक बार सोर्स लेते 6,
उसके बाद एक बार सोर्स लेते हो 1। ऐसे ही बारी बारी से सबको अगर सोर्स हम लेते रहते एक एक बार सोर्स लेते, एक सोर्स के लिए पूरा ये काम करेंगे, फिर दूसरे के लिए पूरा ये काम करेंगे, फिर तीसरे के लिए काम करेंगे। टोटल कितना के लिए करेंगे? अगर n वर्टिसेज है तो n वर्टिसेज के लिए करेंगे। अगर मान लो वर्टिसेज n वर्टिसेज की जगह पर हम बोल दें v वर्टिसेज है, तो v वर्टिसेज के लिए वही काम कर रहा है। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? जब अनवेटेड ग्राफ होगा तो कॉस्ट कितना होगा? टोटल वर्टिसेज कितना है? v टाइम्स BFT का कॉस्ट लगेगा। जब वन टाइम एक सोर्स मेरा था तब मेरा कॉस्ट लग रहा था v प्लस ई। अब यहां पर इसके लिए भी करेंगे, सबके लिए करना है, v टाइम्स करना है, मतलब कि v इंटू वी प्लस ई। कब लगेगा? BFT जब इंप्लीमेंट होगा। कब BFT इंप्लीमेंट होता? जब अनवेटेड ग्राफ होगा तब। समझ रहे हो बात को? अनवेटेड ग्राफ के लिए v टाइम्स करेंगे यही काम को अगर BFT के थ्रू हम लोग, तो v इंटू वी प्लस ई टाइम लगा हम लोग को। ठीक, बिगो में लिखेंगे बिगो ऑफ v इंटू वी प्लस ई अनवेटेड ग्राफ के लिए। अगर वेटेड होगा तब क्या करेंगे? वेटेड होने पर क्या करते थे हम लोग? अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव एज वेट है, तो तीसरा सबसे अच्छा था हम लोग के लिए, क्योंकि निगेटिव में कभी कभी तीसरा गलत आंसर भी देता था। ठीक, उस केस में अगर तीसरा के अकॉर्डिंग करते हैं तो जो सिंगल सोर्स में टाइम लगा था तीसरा का, अगर ऑल पेयर लेते हैं तो सारा वर्टिसेस के लिए v टाइम्स करना होगा। तो सिंगल सोर्स का जो टाइम है इंटू v कर देंगे, काम चल जाएगा ना मेरा। वही यहां पर देखो किए हैं। ऑल पेयर में क्या किए हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू v इंटू वी टाइम्स तीसरा का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तीसरा का क्या है? v प्लस ई लॉग v। तो v इंटू वी प्लस ई लॉग v कब होगा? जब पॉजिटिव एज वेट गिवन होगा। तो पॉजिटिव एज वेट के लिए हम लोग देख लिए कि ऑल पेयर में टाइम कितना लगने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद जब पॉजिटिव ही रहे या फिर निगेटिव रहे तब कौन सा बेस्ट होता है? तब बेलमैन-फोर्ड बेस्ट होता है, क्योंकि कभी कभी निगेटिव के लिए भी तीसरा सही आंसर देगा, लेकिन कभी कभी गलत आंसर भी देता है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग निगेटिव एज वेट जहां कहीं भी होता है तो प्रेफर करते हैं बेलमैन-फोर्ड, क्योंकि ये हमेशा ही सही आंसर देगा। तो अगर ऑल पेयर यहां से फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ v टाइम्स करना है। यहाँ देख लीजिए, जैसे 7 के लिए पूरा काम हम लोग किए हैं इतना, वैसे ही 1 के लिए भी करेंगे, 2 के लिए, सबके लिए करेंगे, v टाइम्स करेंगे। टोटल v टाइम्स करने वाले हैं, मतलब क्या? v टाइम्स बेलमैन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बेलमैन-फोर्ड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या हो जाए? बिगो ऑफ v टाइम्स v इंटू ई। बेलमैन-फोर्ड का कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था? v इंटू ई था। मतलब कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ इनटू v टाइम्स वही काम करेंगे। हमेशा हम अपने सोर्स को चेंज करते जाएंगे। कितना टाइम चेंज कर सकते हैं? v टाइम्स टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है? टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज है जो v है, सबके लिए हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ ही फाइंड कर लेंगे। तो v टाइम्स टाइम लगने वाला है हम लोग को, तो ये बेलमैन-फोर्ड में क्या हुआ? v टाइम्स बेलमैन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब v इंटू वी इंटू ई, मतलब v स्क्वायर ई लगा है। अब बोलो, अब अगर e का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? e का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? e का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? v स्क्वायर। याद करो e कैसे लिखते थे? e हम लोग लिखते थे किस तरीके से? e हम लोग लिखते थे, याद करो, e एज अगर लिखना रहता था हम लोग को e इक्वल टू v इंटू वी माइनस O1। ये क्या बना था? v इंटू वी माइनस O1 क्या बना था? टोटल डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स, सभी वर्टिसेस का डिग्री v इंटू वी माइनस O1 बन गया था, डिवाइडेड बाई 2। यही मेरा एज था ना, एज का मैक्सिमम वैल्यू था ना। e ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू v इंटू वी माइनस ई, मतलब v स्क्वायर। तो e लेस देन इक्वल टू v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही इक्वेशन था ना मेरे पास में, मतलब e का मैक्सिमम वैल्यू v स्क्वायर है ना, e का मैक्सिमम वैल्यू v स्क्वायर है ना। मतलब कि अगर यहाँ पर हम लोग e का मैक्सिमम वैल्यू अगर पुट करते हैं, e का मैक्सिमम वैल्यू v स्क्वायर अगर पुट करते हैं तो क्या कुछ आएगा यहाँ पर? देखो
ई का मैक्सिमम वैल्यू वी स्क्वायर करना है। एक वी यहां से हो गया, एक वी यहां से हो गया, यहां से वी स्क्वायर बन गया। टोटल कितना बना? टोटल कितना हो गया यहाँ? अच्छा देखो यहाँ पर v प्लस वी स्क्वायर है ना, कोई एक को लेंगे हम लोग। यहाँ v है, e का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है? वी स्क्वायर होगा। तो v और वी स्क्वायर में क्या लेंगे? वी स्क्वायर लेंगे हम लोग, कि लार्जर फंक्शन है। वी स्क्वायर इंटू एक और भी बाहर में है, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर है, वी स्क्वायर इंटू वी क्यूब हो गया, वी क्यूब इंटू लॉग वी। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? वी क्यूब लॉग वी। जब कब आ रहा है? जब e इक्वल टू वी स्क्वायर हम लोग लिए हैं तब। e का मैक्सिमम वैल्यू वी स्क्वायर हो ही सकता है, कंप्लीट ग्राफ उसको कहते हैं। जब e का वैल्यू वी स्क्वायर होगा उसको कंप्लीट ग्राफ कहते हैं, पॉसिबल है। समझ रहे हो बात को? एक कंप्लीट ग्राफ ही है ना, हर वर्टेक्स का कंप्लीट ग्राफ में डिग्री v-1 होता है। टोटल वर्टेक्स है v इंटू v-1, टोटल डिग्री कर लिए डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एक बार एक एज का कंट्रीब्यूशन 2 होता है डिग्री के लिए। दोनों वर्टेक्स इसको ज्वाइन कर रहा है, एक डिग्री वहां भी बढ़ाएगा, एक डिग्री यहां भी बढ़ाएगा। समझ रहे हो बात को? तो वही देखो यहाँ पर क्या होगा, वी स्क्वायर लॉग भी हो गया। ठीक, अगर यहां पर मैक्सिमम लेते हैं तब क्या होगा? वी स्क्वायर इंटू ई कितना है? वी स्क्वायर हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल v पावर 4 हो गया। अगर बेलमैन फोर्ड यूज करते हैं तो v पावर 4 मैक्सिमम आता है। दूसरा यूज करते हैं तो टोटल कितना आता है? वी क्यूब लॉग v, टोटल वी क्यूब लॉग v आता है। ठीक है, ये तो हम लोग यूज किए हैं, डेटा को यूज किए हैं, इसको एक्चुअल टाइम तो यही है, वी क्यूब लॉग v। ठीक, यहां पर v पावर 4 आता है। BFT अनवेटेड ग्राफ है, उस केस में यूज करते हैं BFT अनवेटेड के लिए। तो क्या बन जाएगा यहां पर? यहां पर क्या बन जाएगा? ऊपर में लिखते हैं इसको v प्लस ई कितना? वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर को लेंगे, वी स्क्वायर इंटू वी, मतलब यहां बनेगा वी क्यूब। किसके लिए है? अनवेटेड के लिए, नो वेट अनवेटेड के लिए है। ठीक है, अब देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जब ये क्या है? नॉर्मल है, यहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं था, ये दोनों ग्रिडी अप्रोच है, ये दोनों ग्रिडी अप्रोच था, ये भी ग्रिडी अप्रोच में था। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब यूज करते हैं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में एक फ्लॉयड वार्सल एल्गो है, इसके अकॉर्डिंग वी क्यूब में ये काम कर लेगा, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ऑल पेयर कुछ एल्गो है यहाँ पर, इस एल्गो को यूज करके, इसका नाम है फ्लॉयड वार्सल एल्गो। सेम काम को ऑल पेयर जो यहां पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, हर एक वर्टिसेस के लिए ऐसे किए थे, टाइम इतना लग रहा था सब में। नॉर्मली विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग इतना टाइम लग रहा था। डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज करेंगे अगर हम लोग, एक एल्गो है फ्लॉयड वार्सल एल्गो, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज करके सेम काम को ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ को ही फाइंड आउट करता है बिगो वी क्यूब में। किसके लिए भाई? तो यहां पर क्या रहेगा? यहां पर पॉजिटिव एज वेट भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा, दोनों ही केस में करता है। केवल निगेटिव एज वेट साइकिल है तब फेल हो जाएगा, निगेटिव एज वेट साइकिल में केवल फेल होता है। बाकी अगर पॉजिटिव एज है या निगेटिव एज है, दोनों ही केस में वी क्यूब में एक काम कर लेगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। तो पहले देखो पॉजिटिव निगेटिव के लिए पहले टाइम कितना लग रहा था? यहां पर वी क्यूब लॉग भी है, अगर केवल पॉजिटिव है तब, अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही है तो बेलमैन फोर्ड यूज करेंगे, v पावर 4 है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही अगर है तो बेलमैन फोर्ड यूज करना होगा हम लोग को, v पावर 4, जबकि यहां पर वी क्यूब में काम हो रहा है। तो पावर 4 है, यहां वी क्यूब में हो रहा है, एक पावर कम रहा है, वैल्यू कम रहा है, मतलब डायनेमिक से हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है। बहुत ज्यादा मेजर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा तो कम ही रहा है। समझ रहे हो बात को? बहुत ज्यादा मेजर बेनिफिट नहीं है। वी क्यूब है, वर्स्ट केस में यहाँ पर v पावर 4 है, यहाँ पर वी क्यूब फिक्स है, बहुत मेजर बेनिफिट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी एक शॉर्ट स्केल में ही हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है, वी क्यूब में काम हो रहा है, जहां पर हम लोग को v पावर 4 लगता। पॉजिटिव अगर नेगेटिव एज वेट भी रहता तब, और नहीं भी रहता अगर नेगेटिव, तब भी
पॉजिटिव के लिए भी वी क्यूब लॉग भी लग रहा था, यहां भी सेव करा, लॉग टाइम तो कम ही रहा है यहां पर। तो यही है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये एल्गो किस तरीके से काम करता है वो देखना भी नहीं है हम लोग को, अपने सिलेबस में नहीं है, बस इतना जानना है क्या, फ्लोट रिवर्सल एल्गो है जो वी क्यूब में ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर लेता है। वैलिड किसके लिए है, पॉजिटिव एज वेट रहे या नेगेटिव एज वेट रहे, दोनों के लिए वैलिड है, केवल नेगेटिव एज वेट साइकिल में फेल करेगा। बस इतना चीज को याद रखना है, कहीं भी रहे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के हेल्प से कौन सा एल्गो है, फ्लोट रिवर्सल एल्गो है, टाइम कितना लगता है, वी क्यूब लगता है, किसके लिए एप्लीकेबल है, कैसा ग्राफ के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एज वेट के लिए एप्लीकेबल है, केवल नेगेटिव एज वेट साइकिल में फेल होगा। बस यही इतना चाहिए, इस टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ जानने का जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या, यहां पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम लोग का ओवर हो गया। ऑप्टिमल कॉस्ट बीएसटी है जो डेटा स्ट्रक्चर में अच्छे से बताया हुआ है, उसमें डिटेल में, क्योंकि वहां पर उसका बेसिक है और डेटा स्ट्रक्चर ही बीएसटी एक होता है, इसलिए ज्यादा बेटर तरीके से वहां ही जानना सही था, यहाँ जानना सही नहीं था। ठीक, तो यहां पर हम लोग का एल्गो का सिलेबस हो गया खत्म, डिजाइन एंड एल्गोरिथम। ठीक, एक का सिलेबस हम लोग फिनिश कर लिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिनिश किए हैं। ये कभी भी इंटरव्यू में बैठोगे तब फील करोगे इस चीज को कि ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ने से क्या बेनिफिट मिला। इंटरव्यूअर का सबसे ज्यादा फोकस होता है एल्गो में ही, और इसके बाद आने वाला है जो फोकस होगा इंटरव्यूअर का, वो होगा डेटा स्ट्रक्चर। इसके बाद होगा डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है इंटरव्यूअर का कि डिजाइन एल्गो आना चाहिए, एल्गोरिथम आना चाहिए इसको, और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जिसको आता है वो कैसा भी प्रोग्राम लिख लेगा आराम से। कोडिंग में क्या रखा है, कोडिंग की जगह बहुत कम टाइम लगेगा, लॉजिक उसको पहले से पता है। एल्गो का मतलब ही है प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। याद करो, स्टार्टिंग के दिन से अभी तक एंड हुआ है सिलेबस, इस मतलब पूरे एल्गो में क्या होता है, अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, क्या टेक्निक है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे टाइम कम लगेगा, यही सब चीज देख रहे थे। मतलब एल्गोरिथम बताता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, लॉजिक को बताता है, लॉजिक ही पढ़ रहे थे इतना दिन से। बस यही एल्गोरिथम सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लो, और जहां कहीं भी क्वेश्चन मिले इसका बना भी लेना, सारे थ्योरी को रिवाइज करना, और इसके लिए जितना भी चीज है सबसे पहले स्टार्ट करना क्या, एक चीज याद रखना, सबसे पहला जो अटेम्प्ट होना चाहिए, सबसे पहला अटेम्प्ट होना चाहिए, वो अटेम्प्ट क्या है, सबसे पहला अटेम्प्ट होना चाहिए किस तरीके से फिनिश करना है, वीडियो देख लिए हो तो। इसके बाद होना चाहिए क्या, सबसे पहला अटेम्प्ट होना चाहिए वीडियो, मतलब क्या, थ्योरी कंप्लीट हो जाना चाहिए, थ्योरी कंप्लीट आना चाहिए, पहला अटेम्प्ट यही है। सेकेंड में क्वेश्चंस पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर भी इसमें ऐड कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बना होना चाहिए। इस थ्योरी का रिवीजन भी होना चाहिए, रिवीजन किसका, थ्योरी का, इस थ्योरी का रिवीजन भी होना चाहिए। ठीक है, जो नोट्स है रिवीजन कैसे करेंगे, थ्योरी का नोट्स के थ्रू करना है रिवीजन, वीडियो नहीं देखना है सेकंड टाइम, नोट्स के थ्रू करना है। जहां कहीं प्रॉब्लम लग रहा है बस उसी का वीडियो देखेंगे, उसका लेक्चर ही देखेंगे, बस सबका नहीं देखना है। ठीक है, इसके बाद आ गया क्या, इसके बाद है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज देना जरूरी है, टेस्ट सीरीज बहुत ही जरूरी है, इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आएगा। लेकिन कब आएगा, जब ये वाला पार्ट पहले से किया हुआ रहेगा ये तीनों, तब आएगा स्पीड एक्यूरेसी। अगर ये नहीं किया हुआ है पहले से तो टेस्ट का उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा रहने के लिए ये तीनों पहले से हुआ होना चाहिए, और जब ये तीनों हो जाए
जब ये तीनों कर लोगे, टेस्ट भी दे लोगे, तो ये 4 करने के बाद एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करोगे। कोई भी एग्जाम हो, कोई पेपर दे रहे हो, कैसा भी गेट है, कोई और पेपर है, कैसा भी एग्जाम है, सभी जगह परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। बस एक टेक्निक यही है, पढ़ाई करो सही से, ढंग से पढ़ो, अच्छा नंबर लो। मेरा काम था हम बता दी, मेरा काम था जितना भी थ्योरी था सबको हम बहुत आराम से समझा कर सब कुछ बता दिए। बाकी रिवीजन करना, इसको दिमाग में रखना, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाना है, वो एक अलग से वीडियो डाला हुआ भी है कि ऑनलाइन जितना भी ट्यूशन क्लासेस कर रहे हैं, जो भी कोचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, किस तरीके से बेस्ट बेनिफिट कैसे ऑनलाइन से मिल सकता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हो। सही तरीके से रूटीन बनाओ, रूटीन को फॉलो करो। बहुत टाइम ऐसा होता है रूटीन बना ली है, फॉलो नहीं हो पाता है। एक मेन रूटीन बना लो, उसके बाद में एक शॉर्ट टर्म, एक तो गोल क्या है कि 1 साल में क्या करना है, नेक्स्ट ईयर करना क्या है हमको, एक गोल ये होना चाहिए। दूसरा, इस मंथ में क्या कंप्लीट करना है, मंथली गोल होना चाहिए। उसके बाद वीकली होना चाहिए, हर वीक में 1 सप्ताह में कितना कवर करना है, वो भी हर एक वीक में बनाओ। और एक सबसे शॉर्ट टाइम होना चाहिए कि आज रात को सोने के पहले ये पता होना चाहिए कि कल उठकर करना क्या है, ताकि सुबह उठने के बाद नहीं सोचने बैठ जाए कि आज क्या करें, उसमें ही आधा दिन बर्बाद हो गया। रात को पता होना चाहिए कल क्या करना है। बस इस तरीके से पढ़ो अच्छे से, ठीक है। फिर थैंक यू सारे लेक्चर देखने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करो।